मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 12, जिसके अंदर कि आप हमसे पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। जी हाँ, तो देखो जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज कर जाना। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर कोई बोलता है आपको या कोई इरिटेटिंग वर्ड यूज़ कर देता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहते हैं कि यार हम तो बहुत डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेस्ड का मतलब लो एनर्जेटिक हैं आप, थोड़ा सा मतलब अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहाँ भी वही बात है कि जब कोई अगर हम लोग प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो प्योर सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर होती है वो ज़्यादा होती है, ये आपको भी मालूम है ना। लेकिन जब हम लोग उसमें कुछ सॉल्यूट वगैरह ऐड कर देते हैं तो उसकी वेपर प्रेशर कम जाती है, जो हमारा क्या कंसेप्ट था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां भी वही कंसेप्ट को हम लोग लेकर आएंगे। बिल्कुल सिमिलर है कि जब प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो प्योर सॉल्वेंट की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, लेकिन जब उसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स वगैरह अगर हम लोग उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाती है। तो क्यों डिक्रीज करती है और कितना डिक्रीज करती है? तो कहा जाता है कि अगर मान लो प्योर सॉल्वेंट लो, जैसे मान लो आपके सामने एक प्योर सॉल्वेंट है और इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो T0F है। T0F का मतलब समझ में आ रहा है ना? तो अक्सर लिखते आ रहे हैं T0F। नॉट का मतलब हो रहा है कि केवल और केवल जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट का है, और ये TF का मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो है कुछ सॉल्यूट एक्स्ट्रा एडेड है, मतलब कि सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन हाई हो रहा है ना, और ये सॉल्यूशन बना हुआ है। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलाते हैं तो ये क्या करता है कि वेपर प्रेशर को कम कर देता है। तो जब वेपर प्रेशर को कम कर देगा ऐसी स्थिति में उसकी जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगी। लो हो जाएगी अर्थात कि वो और तुमको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तब जा करके वो क्या होगा? फ्रीज करेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो डिफिनीशन दिया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट का, तो 9th क्लास में तो चलता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एट विच है ना लिक्विड चेंजेस इन सॉलिड स्टेट। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना चीज सेम है लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या कहेंगे कि सॉलिड का जो मतलब एक ही लिक्विड है, वाटर है तो वाटर ही लेंगे, लेकिन वाटर अगर हम लोग सॉलिड में चेंज करते हैं तो उस सॉलिड स्टेट का, वाटर के ही सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है और वाटर का ही जो लिक्विड स्टेट में जो वेपर प्रेशर है, दोनों जब इक्वल हो जाता है तो उस इक्वल पॉइंट को ही फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। इज दैट ओके? जैसा कि हमने लिखा है, क्या लिखा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर, क्या कर रहा है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज, मतलब उसी सब्सटेंस का लिक्विड फेज में, एंड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। उसी सब्सटेंस का सॉलिड फेज में जो उसकी जो वेपर प्रेशर होती है, दोनों अगर इक्वल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। और ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमेशा सॉल्यूशन के लिए कम होता है उसी सब्सटेंस के प्योर सॉल्वेंट के लिए। इज दैट ओके? घटने का कारण अभी हमने बताया, क्या होता है? उसका वेपर जो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज कर जाता है, इस कारण से ये जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसके अंदर की क्या होता है कि ठंड के दिन में बहुत ज़्यादा ये रोड पे ना बर्फ, ओला बर्फ समझ रहे हो, छोटा 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 गोला वहाँ जो है ना वो बर्फ का जम जाता है रोड पे। अब ऐसी स्थिति में कितना वो क्रेन से हटाएगा, कितना ज़्यादा वो ये बार बार हटाने का काम करेगा। तो क्या करता है कि वो पहले ही से ना थोड़ा सा सॉल्ट छिट देता है। कहाँ? वो रोड के ऊपर। सॉल्ट इसलिए रोड पर छिट देता है ताकि जब ओला पड़े तो ओला पड़ने से, बर्फ पड़ने से क्या होगा कि वो डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट जो है उसको सोक करेगा बर्फ। अब जब बर्फ सोक करेगा तो पिघल करके रोड पर से वो बर्फ खुद ही से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जब वो बर्फ है तो वो वाटर का प्योर फॉर्म है वहां पर, लेकिन जब उसमें सॉल्ट मिल जाएगा, जब वो सोक करेगा उसको, सॉल्ट की मात्रा उसमें डिजॉल्व होगी। तो आपको अभी हमने बताया क्या कि लिक्विड के अंदर अगर कोई सॉल्ट पार्टिकल्स हो या कोई भी पार्टिकल्स को अगर आप ये डिजॉल्व करते हैं तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब रोड पे जो है वो सॉल्ट का छिड़काव करता है या फिर बर्फ जमा हुआ है तो सॉल्ट का छिड़काव करता है, तो क्या होती है कि उसको जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो थोड़ा और लो कर देता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना है तो -5 कर देगा। तो ऐसी स्थिति में बर्फ जो है वो खुद ही पिघल के हट जाता है। या फिर आप आए दिन देखते होंगे, सुनते होंगे कि मतलब कोई नदी या कहीं का पानी है तो या फिर तालाब का पानी है तो वो जम गया है, बर्फ में चेंज हो गया है, लेकिन वहीं सागर का पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचा कभी क्यों नहीं फर्क पड़ता? वो इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सागर की जो पानी है, सागर का जो वाटर है वो थोड़ा सॉल्टी होता है, उसमें सॉल्ट पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं। तो जो सॉल्ट पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं तो उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है काफी लो होता है, लो ही नहीं बल्कि काफी लो होता है। तो काफी लो होने की वजह से
जम नहीं पाता है वो, है ना, बहुत लेट से जमता है। इज दैट ओके? इस कारण से वो वहाँ नहीं जम पाता है, और बाकी जो छोटे जगहों पर जहाँ की सॉल्ट की मात्रा कम होती है वैसी स्थिति में वो जगह पे जम जाता है। इज दैट ओके? तो चलिए हमने ये चीज़ समझा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, वो उसका रीजन भी यहाँ लिख रखा है हमने कि क्यों कमती है। तो कहा जाता है कि व्हेन एन अनवोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीजेज। हमने अभी बताया, वही चीज को केवल लिख दिया गया है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, एंड नाउ इट वुड बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर, दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीजेज। वेपर प्रेशर डिक्रीज करने के कारण ही उसकी जो ये फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो डिक्रीज कर जाती है। इज दैट ओके? कैसे डिक्रीज करती है और क्या चेंजिंग आती है, चलिए उसका हम लोग एक्सपेरिमेंटली ग्राफ के माध्यम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर और वर्सेस प्रेशर का ना एक ग्राफ बनाएंगे। बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगा आपको कि ये क्या चीज़ है। चलो, तो सबसे पहले हम लेंगे वन साइड, ऐसे वन साइड हम ले लिए यहाँ टेम्परेचर, और एक वन साइड में हम लोग ले लिए क्या बाबू, प्रेशर ले लिए। इधर टेम्परेचर ले लिए और इधर प्रेशर ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ऐसे ही एज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए कि ये जो ग्राफ है ना, आपने देखा कि ये जो है वो सॉल्वेंट का है। किसका है? सॉल्वेंट का। कौन सा सॉल्वेंट? प्योर। तो इसकी वेपर प्रेशर देख लो, प्रेशर की ओर जा रहा है, तो इसकी पी नॉट, है ना, ये पी नॉट है ए, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अभी टेम्परेचर की बात करेंगे। अब यहाँ जो हम लोग देख लें, यहाँ इस तरीके से, अब इसमें कुछ सॉल्यूट मिला दिए, है ना। जैसे मान लो यहाँ रहा प्योर सॉल्वेंट, है ना, और ये रहा यहाँ सॉल्यूशन। क्या रहा? सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें तो सॉल्यूट भी होंगे प्लस सॉल्वेंट भी होंगे, क्या। तो यहाँ जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये टी नॉट एफ हो जाएगा। किसके लिए? प्योर सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केवल टी एफ हो जाएगा। ये किसका हो गया बाबू? सॉल्यूशन का। ये हो गया केवल टी एफ, ठीक है। अभी तुम किसी भी कंडीशन में किसी भी टेम्परेचर पे चेक कर लो प्रेशर। यहाँ मान लो इस पॉइंट पे तुम चेक करना चाहते हो, तो यहाँ देख लो इसकी प्रेशर है ये। अभी इसको यहाँ लेके जाओ तो इसकी प्रेशर आएगी ये। तो इससे ज़्यादा प्रेशर है इसके पास, प्योर सॉल्वेंट के पास अभी भी ज़्यादा प्रेशर है। यस और नो? देख लो, प्योर सॉल्वेंट के पास जो है वो प्रेशर ज़्यादा है कि इसकी, क्योंकि इसकी ग्राफ ऊपर में है, और इसकी प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर, इस कारण से इसकी जो है वो प्रेशर भी कम है। क्योंकि हमने कहा था कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाती है, तो इससे इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम ही होगा, ठीक है। इज दैट ओके? चलो, अब हम एक ऐसा ये कंसिडर करते हैं कि सॉलिड फेज के ऊपर में, है ना। किसके ऊपर में? सॉलिड फेज। तो ये सॉलिड फेज हमने ले लिया, सॉलिड फेज का ग्राफ। ये थोड़ा सा होता है मतलब तीखा, है ना। ये इसका सॉलिड, इसका जो प्रेशर बहुत मतलब ज़्यादा होता है, इस कारण से ये बिल्कुल ऊपर हमने ऐसे एक ग्राफ ले लिया। इज दैट ओके? अभी चलो इसको हम लोग मिला के देखते हैं। इस पॉइंट पे जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट आ रही है कि इस पॉइंट पे ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या? टी एफ। अब देखो ये इस पॉइंट पे सॉल्वेंट जो है वो, प्योर सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड के इस फेज पर सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा टी नॉट एफ। ध्यान से समझो, सॉलिड के फेज में जो है वो ये प्योर सॉल्वेंट इस पॉइंट पर, क्या बताया था हमने कि सॉलिड, ये लिक्विड फॉर्म में जो सॉल्वेंट होंगे उसका वेपर प्रेशर, और जो उसी सॉल्वेंट का जो सॉलिड फेज में जो होगा वेपर प्रेशर, दोनों इक्वल होगा। तो इसी पॉइंट पे इक्वल हो रहा है,
तो ये टी नॉट एफ हो गया। सेम कंडीशन कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज में। तो यहाँ तो आपको मालूम है डेल्टा टी एफ मतलब क्या होता है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ, क्या हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ये जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। किसके होता है, मोलैलिटी के। बिल्कुल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के जैसा ही है ये, इसमें कोई ज़्यादा ये अंतर नहीं है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एफ इंटू एम। अब ये के एफ क्या है, के एफ जो है बाबू यहाँ डिप्रेशन कांस्टेंट है, डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ऐसे डिप्रेसिंग कांस्टेंट है, ये फ्रीजिंग कांस्टेंट है ना, फ्रीजिंग कांस्टेंट हमको ऐसे लिख देते, फ्रीजिंग कांस्टेंट भी कह सकते हो इसको। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब देखिए ये जो मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास अर्थात कि W बाई क्या हो जाएगा M2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा W1 बाई 1000। इसलिए क्योंकि केजी से इसको क्या करना होगा, ग्राम में चेंज करना होगा। ग्राम में चूंकि यहाँ दिया हुआ है उसको केजी में चेंज करना होगा, तो 1000 से डिवाइड देना होगा। तो m इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ हम लोग डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, के एफ इंटू क्या हो जाएगा W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2, है ना। सेम इसी तरीके का फॉर्मूला उसमें भी था, प्रूफ हो गया। अगर आपको चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। यस और नो, समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल वही प्रोसेस है, बिल्कुल सारे चीज़ें वही है। इज दैट ओके? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब हम इसके ऊपर ना कुछ प्रॉब्लम देते हैं, कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर कि क्या किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिस तरीके से आपने किया बिल्कुल वैसे ही इसको भी करना है, कोई इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। चलो तो एक एग्जाम्पल हम ले ले यहाँ। ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल। क्या है कि 1.00 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 0.40 के, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केजी पर मोल, फाइंड द मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास निकालना, सारे चीज को आप लिख लीजिए। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है 1.00 ग्राम। आगे चलिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, W1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 के, है ना। ये डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 0.40 के। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा के एफ का वैल्यू दिया है कितना 5.12 केजी पर मोल, फाइंड द मास ऑफ द सॉल्यूट। अब मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है, तो तुमको मालूम है क्या कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है। तो अभी हमने लिखा क्या कि के एफ इंटू क्या W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है बता, W1 इंटू M2, है ना। कितना इजी है। तो डेल्टा टी एफ, तो ये M2 यहाँ आ जाएगा, सिंपली एकदम बनाओ, M2 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2। पहले इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो, डेल्टा टी एफ। अब सारे चीज़ों को इसी पे पुट कर दो। के एफ है, के एफ कितना है, के एफ कितना है 5.12, W2 कितना है बाबू 1 इंटू कितना हो जाएगा 1000
डिवाइडेड बाई क्या है W1, W1 कितना है 50 इंटू डेल्टा TF कितना हो जाएगा 0.40। ठीक है, अब तो बिल्कुल ये सिंपल कैलकुलेशन हो गया, और जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 256 ग्राम आ जाएगा आंसर। आप करके चेक कर सकते हैं, आप देख लीजिए आपको इतना ही आंसर आएगा। इज दैट ओके? तो अगर कभी पूछे तो इसी तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है, कुछ फार्मूलाज हैं जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उस फार्मूला को भी नोट कर लेंगे, है ना। फर्स्ट जो फार्मूला है, देखिए आपके सामने ये दो फार्मूला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग KF से डिनोट करते हैं, और ये होता है RM1 इंटू TF² डिवाइडेड बाई 1000 डेल्फ्यू H। और सेकंड जो है वो मोलर कांस्टेंट KB है, जो कि क्या है R इंटू M1 इंटू TB², है ना, TB², मोलर कांस्टेंट TB² डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल भैप इंटू H। इज दैट ओके? अब ये R क्या है बाबू, तो R है गैस कांस्टेंट, ये दोनों ही M1 क्या है, तो M1 है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कि जो सॉल्वेंट लिए हैं उसका मोलर मास। ये TF क्या है, तो TF² जो है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीजिंग पॉइंट के, किसके फ्रीजिंग पॉइंट, तो प्योर के, ठीक है ना। अच्छा, ये TB क्या है, तो ये जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट, ये TB, B फॉर बॉइलिंग, F फॉर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब डेल फ्यूज क्या है, तो ये डेल फ्यूज जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंथैल्पी को, कि कितना ज़्यादा उसके अंदर चेंजिंग हो रही है सॉल्वेंट के अंदर में। और एक है डेल भैप, भैप का मतलब है वेपोराइजेशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है चेंजिंग, ये भी इंथैल्पीज को ही चेंज करता है वेपोराइजेशन के। इज दैट ओके? तो ये फार्मूला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना। ज़्यादातर जो अभी हमने न्यूमेरिकल ये जो प्रॉब्लम बताया वो उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है 12th वगैरह में, या फिर कंपटीशन के एग्जाम में भी, है ना। तो आप उससे रिलेटेड आपको भी प्रॉब्लम हो तो हमसे आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप बताएं कि और क्या बनाया जाए या कुछ और एग्जाम्पल दिया जाए तो उसके बारे में भी हमें बताएं। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज हमने जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा नंबर जो कि था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके बारे में हमने पढ़ा। इससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, और जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अभी हम लोग जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर, और वेट कीजिए कुछ ही समय के अंदर वो भी लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।